ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 14। बीच में एक हमारा टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रह गया, मैंने अभी देखा। तो वो हम इस जो भी आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे ऐसे वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आर्टिकल 14 में हमने देखा कि हम एक मीनिंग समझ गए आर्टिकल 14 का क्या है। तो अब हम ये कहेंगे कि जब सब इक्वल हैं तो अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है, फिर कहाँ से आया ये, इस तरीके से रिजर्वेशन क्यों आया। जब सब इक्वल हैं तो किसी को कम नंबर क्यों पास हो रहे हैं, या किसी को कम फीस क्यों भरनी पड़ रही है। ठीक है, विमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है, उनको रिजर्वेशन क्यों है। ठीक है, और कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, मतलब इस तरीके से किसी को रिजर्वेशन है तो क्यों है, और क्यों नया नया एक क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, पहले सिर्फ एससी और एसटी थे, फिर ओबीसी क्रिएट हुआ, फिर अब ईडब्ल्यूएस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये नए नए क्यों क्रिएट हो रहे हैं, इस इन सब चीज़ों को भी आर्टिकल 14 में एक्सप्लेन किया गया है। और उस एक्सप्लेन करने का जो वे है वो दो वे हैं, एक डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और एक डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस जो डॉक्ट्रिन है वो है। दो डॉक्ट्रिन, एक डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन और एक प्रिंसिपल ऑफ अनआर्बिट्रेरीनेस है। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर। तो ये क्या कहता है कि आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है, आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है कि सभी इन एवरी सर्कमस्टांसेस सभी बराबर ही हैं, सारे लोग बराबर ही अप्लाई होंगे सब पे। हम देखते हैं कि जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, वो खुद के कुछ लॉज खुद के खुद रखना चाहते हैं, उनसे गवर्न होना चाहते हैं। पर्सनल लॉज होते हैं, मुस्लिम शादी जो है वो निकाह के तौर पे ही करना चाहते हैं, हिंदू जो है फेरे ही लेना चाहते हैं, क्रिश्चियन अपने पादरी के सामने खड़े होकर, जैसे सिख जो है गुरु ग्रंथ साहिब के आगे ढोक दे के वो उसी वे में शादी करना चाहते हैं। तो क्या एक लॉ बना दें कि इससे शादी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब अपने अपने तरीके से शादी करना चाहते हैं, सब अपने अपने तरीके से तलाक देना चाहते हैं, सब अपने अपने जो डाइवोर्स जो है सबका वे अपना अपना होना मांगते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के मामले में सब अपने अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू लॉ में 2005 तक फीमेल को राइट नहीं था प्रॉपर्टी का। ठीक है, 2005 में उसको अमेंड करके फीमेल को भी, बेटी को भी बाप की प्रॉपर्टी में राइट दिया। उससे पहले मुस्लिम्स में था, उनमें चल रहा है ये। तो क्या एक लॉ बना दें कि ये होगा या नहीं होगा, कैसे ये डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये सबका पर्सनल जो है राइट्स हैं, तो हर किसी पे तो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते सिमिलर वे में, हर किसी को सिमिलर वे में राइट्स नहीं दे सकते, हर एक के अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, है ना। तो इस तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको सर्कमस्टांशियली एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ के लिए एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन लाए। ठीक है, किस तरीके से इक्वलिटी लाई जाए, और किस तरह अगर इक्वल नहीं है तो किसी को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, तो उस स्पेशल ट्रीटमेंट के पीछे एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया गया। तो एक टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन में दो कंडीशन रखी गई। ठीक है, क्या क्या कंडीशन रखी गई, एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और दूसरी रेशनल रिलेशन, रेशनल क्लासिफिकेशन या रेशनल रिलेशन जो भी। ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या कहते हैं, वर्ड से पता चल रहा है, इंटेलिजिबल मतलब दिमाग से, डिफरेंशिया मतलब डिफरेंस किया गया, एक पर्टिकुलर इंटेलिजिबल एक वे होना चाहिए, कुछ जिसे कहते हैं इंटेलिजिबल का वर्ड क्या होगा, इंटेलिजेंट वे में। रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल। ठीक है, ऐसा सच नहीं कि बिना मतलब ही, बिना कोई बेसिक नीड के, बिना कोई बेसिक सिचुएशन की आप डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, एक केस था नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया।
तो वो लेडी प्रेग्नेंट थी तो उसको टर्मिनेट कर दिया ड्यूटी से। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो ड्यूटी पे नहीं रखते, कोई रीज़न नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं है, बहुत वेग रीज़न है। उसको वापस उस पर जुर्माना लगाया गया एयर इंडिया पे। ठीक है, उसको फाइन भरना पड़ा और वापस रिस्टोर, वापस पोजीशन उसको वापस दी गई जो पिटिशनर थी उसको। तो ठीक है, इस तरह का नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए प्रॉपर, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। जैसे कि एक जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस। तो जावेद जी के बहुत सारे बच्चे थे, मतलब ऊपर वाले की दया से हरियाणा सरकार ने रूल बना दिया, जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है उसके 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो उसने गया कि सर ये तो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, बच्चे तो भगवान का जो रूप होते हैं, अब वो हो गए तो उनकी वजह से मुझे क्यों रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, एक प्रॉपर रीजनिंग है इसके पीछे। ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग है इसके पीछे, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पर जो हम चल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि इंडिया को बचा लें इस जिसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, ठीक है ना, पॉपुलेशन ब्लास्ट से, उसके लिए ये रूल बनाया गया है, उसके लिए ज़रूरी है। हम हमारे लीडर्स से हम संदेश देना चाहते हैं, जो सरपंच और जो एमएलए एमपी चुने जाएं, उनके थ्रू हम ये अब गवर्नमेंट सर्विसेज में भी है 2000 के बाद अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको प्रोमोशनल दिक्कत आती हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है इसके पीछे, एक रीजनिंग है इसके पीछे। ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। दूसरा जो रीज़न है वो है रैशनल रिलेशन। जो ऑब्जेक्ट आप अचीव करना चाहते हैं ना उससे, जैसे मैंने अभी बताया ये जावेद वाला केस, एक ऑब्जेक्ट है इसके पीछे, ऑब्जेक्ट ऑथेंटिक है, ऑब्जेक्ट के पीछे रीज़न है। ठीक है ना, वो होना चाहिए। ये 2 बेसिक थिंग, अगर ये 2 बेस फुलफिल हो रही हैं तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में या 2 सोसाइटीज़ के बीच में, ठीक है, जिसमें रिजर्वेशन भी आता है। अगर रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। ठीक है, उनके बीच में क्लास डिफरेंस है। ठीक है, जातिगत, एक ऊंची जात कहते थे जिनको, एक नीचे जात कहते थे, में डिफरेंस था, उनको इक्वल लाना था। ऑब्जेक्टिव क्या था, उनको भी उनके बराबर अधिकार मिले, बराबर मौके मिले। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भी है, ठीक है, उनमें डिफरेंस भी है और एक रैशनल रीज़न भी है, दोनों चीज़ हैं, तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी, उसमें ही निकल के आ रहा है। इक्वलिटी का मतलब यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, सिमिलर इक्वलिटी है, सिमिलर इक्वलिटी, सिमिलर पर्सन्स के लिए सिमिलर इक्वलिटी, ये पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। बहुत सारे प्रोविजंस है। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने पढ़ा ही है, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 11 पढ़ा होगा आपने। सेक्शन 11 में कहता है कि बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, छोटी उम्र के बच्चे, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो कहेगी तो डिस्क्रिमिनेटरी है, कोई बच्चा पहुंच जाए, क्यों नहीं कर सकते। एक रीजनिंग है ना, ताकि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बच्चे को प्रॉपर समझ नहीं आते, ठीक है, उसको नॉलेज नहीं होती, उसको पता नहीं होता क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। ठीक है ना, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा तो आजकल 11-11 लाख, 12-12 लाख रुपये पबजी के वेपन्स खरीदने में उड़ा देते हैं। पेरेंट्स का अगर कार्ड हाथ लग जाता है तो, बहुत सारी न्यूज़ आई थी, तो नहीं पता होता। अब एक प्रॉपर रीज़न है डिफ्रेंशिएशन का, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आर्टिकल, जब हम आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो उसमें भी, अब इसी में कई सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं इसमें, ठीक है ना, कई गाइडलाइंस जो हैं वो इसमें इशू की गई इससे रिलेटेड, कि कैसे किसे रीजनेबल डिफरेंशिएशन माना जाएगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग गाइडलाइंस कई तरीके से, है ना, वो बताई गई है। मैंने जैसे 2-3 केसेस आपको बताए भी, है ना। फिर आते हैं
अब वो मैं आपको इस पूरा रीजनेबल क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ। एक कॉन्सेप्ट आपके एक अलग से दे रखा है जिसको बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ अनआर्बिट्रेरीनेस। प्रिंसिपल ऑफ अनआर्बिट्रेरीनेस करके कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो आर्बिट्रेरीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ये वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। अनआर्बिट्रेरीनेस यानी कि जब आप इक्वलिटी की बात करें और जब आप डिफ्रेंशिएट करें तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि आर्बिट्रेरीनेस मतलब क्या होता है? कोई मतलब अनरीजनेबल किसी को एडवांटेज देना आर्बिट्रेरीनेस होती है। ठीक है ना? ये न्यू डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन वो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट मानते हैं और डॉक्ट्राइन ऑफ अनआर्बिट्रेरीनेस इसे न्यू कॉन्सेप्ट मानते हैं। ठीक है ना? एक केस था ईपी रोयप्पा। वहाँ से एक लाइन कही गई थी कि आर्बिट्रेरीनेस इज द वेरी एंटीथीसिस ऑफ इक्वालिटी। यानी कि जहाँ पे इक्वालिटी होगी वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। आर्बिट्रेरीनेस का मीनिंग एक पर्टिकुलर मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। आर्बिट्रेरीनेस का मीनिंग होता है गिविंग एडवांटेज अननेसेसरीली और अनफेयरली। ठीक है? जहाँ पे फेयरनेस नहीं है वहाँ आर्बिट्रेरीनेस है। ठीक है? तो फेयरनेस होना जरूरी है। ठीक है ना? तो आर्टिकल 14 के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? अनआर्बिट्रेरीनेस न्यू कॉन्सेप्ट में। या अगर आपको इक्वलिटी चाहिए तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। आर्बिट्रेरीनेस का वहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा। फेयर चीज़ें होंगी, वही सब काम, वही सब बातें जरूरी हैं फेयरनेस के लिए। ठीक है? इसमें बहुत सारे अब केसेस हैं जो हमको पढ़ने भी चाहिए, है ना? इसमें कई सारे केसेस हुए, जैसे एक मैं आपको एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस बता चुका हूँ, जावेद का केस बता चुका हूँ। एक आईपीसी से रिलेटेड केस है 303, आपने सेक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें है कि अगर कॉन्विक्ट है, जेल में ही है, वो एक बार फिर मर्डर कर देता तो उसको सीधा फांसी की सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जेल में ही क्यों, कोई मर्डर कन्विक्ट बाहर घूम रहा है, वो बाहर सजा किसी को मार देता है। मर्डर तो मर्डर है, कहीं पे भी करे, कोई भी करे, कोई मर्डरर मर्डर कर रहा है या कोई अदर पर्सन मर्डर कर रहा है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्यों किया जाए? तो आर्टिकल जो सेक्शन 303 आईपीसी है उसको इनवैलिडेट किया गया। केस मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, MITHU, मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का वो केस था। उसमें इसी बेसिस पे कि आर्टिकल 14 को वायलेशन हो रहा है हमारा, सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी आपने पढ़ा नहीं होगा शायद। आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी यही दो मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे हिसाब से लॉ में। मेरे हिसाब से नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स के हिसाब से। ठीक है? तो ये जैसे ये वाला केस है ना? बहुत कई सारे केसेस से अलग अलग प्रोविजंस को हटाया गया है। डैनियल लतीफ़ी का केस, जब ट्रिपल तलाक का मामला हुआ सबसे पहले, ट्रिपल तलाक का नहीं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस था, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उस केस के बाद क्या हुआ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मुस्लिम मैन भी हिंदू मैन की तरह जो है डाइवोर्स के बाद जो उसको देते हैं पूरा जो भी दिया जाता है, जो भी कहते हैं उसको, जैसे सेक्शन 125 CRPC में है। ठीक है? प्रॉपर्टी में जो राइट्स या जो भी उसका राइट्स, मतलब मेंटेनेंस, एक पर्टिकुलर वर्ड जो मैं बोल रहा था, मेंटेनेंस देना होगा, ये उस केस में कहा गया। उसके बाद एक एक्ट ले आए। ठीक है? उस डिसीजन को दबाने के लिए एक एक्ट ले आए। उस एक्ट की वैलिडिटी पे ये केस आया था डैनियल लतीफ़ी। उस एक्ट का नाम था मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ठीक है ना? इसके लिए डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लिया है। उसमें फिर उस जो प्रोविजंस जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, आर्टिकल 14 को वायलेशन कर रहे थे, उनको हटाया गया। मतलब समझने वाली बात नहीं है, यही है कि आर्टिकल 14 का अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है कि उसमें अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, अगर कहीं अलग रखा जा रहा है, वहाँ पे अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंस या
प्लस रैशनल रीज़न, ये दो चीज़ें हैं किसी भी प्रोविज़न में तो वो वैलिड है। अगर ये दो चीज़ें एब्सेंट हैं और आर्बिट्रेरीनेस है उसके बीच उसमें, ठीक है, अनआर्बिट्रेरीनेस होनी चाहिए, अगर कहीं पे भी आर्बिट्रेरीनेस भी है तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, जावेद का केस मैंने अभी बताया। एक और केस हरियाणा का ही इस इलेक्शन से रिलेटेड था, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें क्या है, 12th पास कंडीशन जोड़ दी कि 12th पास होगा तो ही सरपंच का चुनाव लड़ेगा, सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। फिर उस पर डिस्प्यूट हो गया कि अरे भाई सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो उन्होंने कहा कि इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, तो राजबाला केस को भी वैलिडेट करार दिया, उस रूल को भी वैलिडेट करार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आर्टिकल 14 में हमें कई सारी बातें आती हैं, कई सारे लॉज और कई सारे केसेस आते हैं, वो हमें पढ़ने ज़रूरी भी हैं। लेकिन उन सारे केसेस को एज हम एक एक लाइन में पढ़ते चलें, साथ में पढ़ते चलें तो बहुत सही रहता है। और वो हम इस इन सारे आर्टिकल से रिलेटेड केसेस एक पेज में थॉरोली लिखेंगे, वो जब लिखेंगे जब हम फेस टू फेस होंगे। तब तक के लिए आज की क्लास इतनी ही है, और होती है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, उसके बाद आर्टिकल 15, 16, 17, 18 आपके दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।